हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने एक रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज अपन क्या कर रहे हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, डेट इज मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का इतना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपने सीख लिया और जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर उन चीजों को आपने अगर एनालिसिस कर लिया तो मान के चलिए आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री के प्रत्येक जो टॉपिक होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, है ना। कुल मिला के बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये हमारे पास कैसा चैप्टर है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कैसा चैप्टर है, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और साथ में बेसिक चैप्टर भी कह सकते हो, है ना बालक। तो सर ये हमारे पास जितने फिजिकल चैप्टर हैं उनमें है ना मोल का नाम जरूर आता है ना। तो सर जनरली अगर मोल का नाम आप लोगों ने, अब मोल कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है तो नाम से पता चल रहा है, देखो मोल कॉन्सेप्ट के पता चल रहा है कि सर इनके बारे में आपने साइंस 6, 7, 8, 9, 10 इन छोटी क्लासों के अंदर आपने मोल का नाम तो सुना होगा, है ना। आई होप कि आप लोगों ने मोल का नाम सुना होगा कि मोल क्या होता है ना बालक। तो जनरली अगर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो सर इसके लिए अपने चैप्टर में 11th क्लास के चैप्टर में सबसे पहले जो ना बेसिक चीजें आ रखी है। वो बेसिक चीजें कौन कौन सी है सर, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर की स्टेट क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस किया गया, बराबर। अच्छा, मैटर की स्टेट जनरली मैं इनको आपको नहीं पढ़ाने वाला, मैं सीधा जंप आउट करूंगा, है ना, जो अपना मेन टॉपिक है, क्योंकि मैटर की स्टेट के बारे में आप लोग छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आओ। अब आप कहोगे कि सर मोल के बारे में हम पढ़ के आए, हाँ पढ़ के आयो, है ना, नाम सुन के आयो, लेकिन जो आपने पढ़ा था मैं उससे भी स्टैंडर्ड लेवल के अंदर लेकर चलूंगा आपको मोल के अंदर, है ना। मोल के अंदर उतने क्या कहते हैं सबसे अच्छे स्तर पर लेकर चलूंगा, उससे भी अच्छे स्टैंडर्ड पर लेकर चलूंगा, ठीक है ना। तो सर आप बने रहिए, है ना, बिल्कुल धैर्य रखें। इन यहाँ पर मैं चैप्टर के लिए बिल्कुल धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, हर एक बात को आपको नोट करवाते चलूंगा क्योंकि ये चैप्टर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लॉजिकल है, आप प्रैक्टिस करते रहो, सोल्व होता रहेगा। प्रैक्टिस करते, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब से पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री की, आप मुझे देख रहे हो तब से एक ही बात कह रहा हूँ कि डिपेंड करता, अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी तो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो भाई केमिस्ट्री आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, है ना। आप अमूमन काफ़ी बच्चों से सुन चुके होंगे कि सर केमिस्ट्री हमें आती नहीं है ना। इसका नहीं आने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ आएगा बताइए भला, है ना। खैर अब देखिए जरा कि मैटर की स्टेट के बारे में अगर बात करें तो कुछ बच्चे जानते हैं कि सर मैटर को है ना फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा सर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर डिवाइड किया गया है, ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ, बराबर ना। अच्छा, दूसरी बात, कुछ बच्चे ये भी जानते हैं कि सर मैटर जो है वो 3 नहीं वो 5 स्टेट के अंदर कवर किया गया और 5 में एक्स्ट्रा जो 2 है वो कौन कौन सा हो जाता है सर। एक तो होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और दूसरा हो जाता है सर प्लाज्मा, है ना, चौथा और पांचवा। तो सर एक BEC और एक प्लाज्मा, तो ऐसे करके डिवाइडेशन है। खैर मैं इन बातों को अब डिस्कस नहीं करने वाला जनरली, मैं तो सीधी बात करूंगा सर कि मोल कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कौन कौन से उसके बेसिक फंडामेंटल हैं, उन बेसिक फंडामेंटल को बात करूंगा और उसकी यूनिट को लेकर चलूंगा। और कुछ बातें आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर सीखी है तो मेरे लिए इस चैप्टर में वो हेल्प बनने वाली है, आपने पहले चैप्टर में कर दिया। देखो मैं इस चैप्टर में नहीं डिस्कस करने वाला कि व्हाट इज क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, एरर क्या है ना, इनके बारे में भी डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि आप इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके हो। पढ़े नहीं पढ़े भाई, पढ़ चुके हो ना, तो इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो आप जानते हो उनके लिए अपन समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी जो बच्चे फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में अपन जरूर जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आइए मैं डायरेक्ट जंप कर लेता हूं। अपना जंप वाला टॉपिक रहेगा सर एटम। व्हाट इज एटम। अब कुछ बच्चों के माइंड में दिमाग चलेगा अरे सर एटम की बात की जा रही है तो वो डाल्टन की डेफिनेशन को बोलना स्टार्ट करेंगे, है ना, कि सर डाल्टन की डेफिनेशन है हमारे पास। तो खैर डाल्टन ने आपको जो सिखाया है वो रहने दो, है ना। आप जनरली ये देखो कि सर एक क्या हो सकता है एटम। तो एटम की बात करें तो एटम क्या होता है, एक किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है। आप कहोगे सर ये तो हम भी जानते हैं, है ना, जिसे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड एटम, है ना। सर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मेटल इट्स डू नॉट डिवाइड इनटू अनदर पार्टिकल्स, है ना, मतलब जिसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है सर, वही हमारे पास एटम है। भाई ये डेफिनेशन आपके पास आज के ज़माने में गलत है, जो डाल्टन ने बताया वो बिल्कुल भी गलत है। आप इस डेफिनेशन को रट्टा मार के नहीं चलोगे, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि वो उनकी सिर्फ परिकल्पनाएं थी, परिकल्पनाओं को वहीं पर रहने दीजिए। आप तो क्या करो एक्चुअल डेफिनेशन को, भाई अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो आज के टाइम में आप देखो कि सर एटम से ही हमें प्रोटॉन मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, प्रोजेस्ट्रॉन मिला, है ना,
और मिसोन पार्टिकल्स मिले। ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सिखाऊंगा कि सर एटम को डिवाइड करने के बाद हमें और क्या क्या चीजें मिल चुकी है ना। तो सर अगर इतनी चीजें मिल चुकी है तो अपन क्यों इतना बोले कि सर उसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवाइड किया है तभी तो वो मिला ना, द पार्ट ऑफ होल एटम, मतलब एक एटम का ही वो क्या है, सारे के सारे पार्ट है। तो सर अगर पार्ट है तो हम नहीं कह सकते कि उसे डिवाइड कर सकते तभी तो इतना मिला। लेकिन आज के ज़माने में आप डाल्टन की डेफिनेशन को बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सारा सब गलत हो जाएगी डेफिनेशन, है ना। तो सर अगर बात करें एटम की, तो एटम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एटम की डेफिनेशन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर which does not lose its identity in a chemical reaction। बालक डेफिनेशन बिल्कुल सामने है आपके सामने कि सर क्या बात बताई जा रही है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर वह अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, अगर लूज नहीं करता है, तो जनरली वही हमारे पास एटम है। कैसे सर, अगर मैं बात करूं किसके लिए कि सर H2 है हमारे पास गैस के अंदर और O2 है गैस के अंदर, तो सर अगर ये रिएक्शन करेगा तो गांव का बच्चा जानता है सर क्या बनेगा, हमारे पास दुनिया जानती है H2 मॉलिक्यूल बनेगा ना। अच्छा बताओ, क्या हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है, इन दोनों एटम ने ऑक्सीजन के एटम के साथ क्या कर ली है, रिएक्शन की है। अगर इन दोनों के साथ रिएक्शन किए तो हमारे पास क्या बना है सर, एक वाटर मॉलिक्यूल बना है ना, वाटर मॉलिक्यूल बना है। अच्छा सर, ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन गया, बराबर ना। अच्छा बताओ कि जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, क्या इसमें कहीं नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, है? या फिर कहा जाए कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आपके पास कोई अन्य अदर प्रकार का एटम आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कोई एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, बराबर ना। तो सर जनरली देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि सर यहाँ पर अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी एटम अपनी आइडेंटिटी को क्या नहीं करता है, लूज नहीं करता। अगर आइडेंटिटी को लूज नहीं करता तो जनरल हमारे पास वो क्या रहेगा बालक, एटम रहेगा। ठीक है बालक, अब देखो कुछ बातें और बता दूं मैं आपको कि एटम को मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, H2 में फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, H2 के फॉर्म में लिखा है। हाँ, अब मैंने यहाँ पर H2 की फॉर्म में लिखा है, डेट इज यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि एटम जो होता है वो कभी भी क्या नहीं रहता सर, इंडिपेंडेंट एग्जिट नहीं करता है, फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो बात समझ आ रही ना आपकी? चलिए सर, इतनी बात समझ आ रही है तो फटाफट उतारो, फिर मैं आगे और डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा हो गया, चलिए बालक, ये तो जनरल टर्म था अपने लिए किसके बारे में, एटम के बारे में। चलो वी विल डिस्कस, अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि सर एक मॉलिक्यूल क्या होता है। अब जनरल ध्यान रखिएगा कि सर अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो आप मॉलिक्यूल्स के अंदर एक डेफिनेशन लिख लो, एक ही लाइन है उसके अंदर, है ना। बाकी बातें अपन और आगे जैसे टर्म आएगा वैसे डिस्कस करते रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ, लिखना स्टार्ट कीजिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर which exists in independent, है ना वाला, जो इंडिपेंडेंट में रह सकता है वही जनरल हमारे पास क्या है सर, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है चलो सर, अब बात बता रहे हैं सर मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब कुछ बातें है ना जनरली आप लोग है ना सीख चुके हो, किसके लिए, फिजिक्स के लिए सीख चुके हो। मैं वही बातें वापस दोहरा रहा हूं, उन बातों को क्या बात बताई जा रही है कि सर जब बात आई सबसे पहले कि सर एक एटम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके वेट को कैसे कैलकुलेट जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी, है ना। किनके सामने, केमिस्ट के सामने। सर ये सबसे बड़ी समस्या थी कि एक एटम का वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये केमिस्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। और इसकी दुविधा का सामना उन्होंने बहुत 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 मुश्किल से किया था, है ना। खैर अपने पास तो बहुत अच्छा फंडा था। फंडा उन्होंने किसका यूज लिया सर, जनरली अपन कह सकते हैं कि सर एक फिजिक्स का फंडा यूज लिया था। हाँ, अब फिजिक्स का फंडा आप कहोगे सर कैसे, आप लोगों ने फिजिक्स में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि सर जैसे अपने हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को कभी ऐसा सुना है कि सर हाइड्रोजन का वेट जो है वो 1 किलोग्राम है, ऐसा सुना है क्या कभी? मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि हाइड्रोजन का ऐसा सुना है क्या कि सर एक हाइड्रोजन एटम का जो वेट है वो 1 किलोग्राम है?
नॉट पॉसिबल, है ना। अच्छा, आपने किलोग्राम के बारे में तो सुना ही होगा, अगर हाइड्रोजन का वेट नहीं सुना है तो किलोग्राम के बारे में तो आपने सुना ही सुना होगा, सर किलोग्राम क्या है, सुना ना। अच्छा, अब किलोग्राम ये कहां से है, सबसे बड़ा प्रश्न, सर किलोग्राम कहां से निकला, ये यूनिट कैसे निकली थी, इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी, है ना। कुछ नहीं है सर, किलोग्राम जो निकाला गया था एक्चुअल में क्या था, कहीं यूएस में एक सिलेंडर पड़ा हुआ है ना, इरिडियम का। तो सर ये इरिडियम का सिलेंडर कुछ इस प्रकार से है, बराबर। अच्छा, इस सिलेंडर को है ना, इस सिलेंडर का वेट माना गया कि सर ये हमारे पास कितना है, 1 किलोग्राम है। इस सिलेंडर का वेट माना गया 1 किलोग्राम। अब आप कहोगे सर बात पहले ना पड़ी कुछ, ये क्या मामला था भाई, समस्या थी कि अब कुछ चीजें हैं वो कैलकुलेट करनी है, उसका वेट निकालना है, उसका वजन कितना है ये कैलकुलेट करना। तो सिर्फ और सिर्फ एक किसी भी चीज को उठा लिया, जैसे मैंने मार्कर उठा लिया, मैंने कह दिया कि सर ये 1 किलोग्राम का है ना, चलो मार्कर उठा लिया, और मार्कर उठाने के बाद कह दिया कि अच्छा सर मेरे पास ये एक ही बड़ी चीज थी, और मुझे मान लो कि एक इतने बड़े बॉक्स को क्या करना है, इसके वेट को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वेट को कैलकुलेट करना है, बराबर। अच्छा, अगर वेट को कैलकुलेट करना तो अब मैं क्या करूंगा, इसके मैं एक लूंगा, क्या वेट बैलेंस लूंगा, ये वेट बैलेंस ले लिया सर मैंने। अच्छा, इस एक वेट बैलेंस के एक काम पे तो रखूंगा मैं क्या, ये बॉक्स बड़ा वाला, और यहां पर मैं क्या रखूंगा, यहां पर मैं अब ये सिलेंडर रखना स्टार्ट करूंगा। रख दिया एक सिलेंडर, ये सिलेंडर रखना मैंने स्टार्ट कर दिया। बोलो बात तो समझ आ रही है ना, आई होप आप समझ रहे होगे। तो सर ऐसे करते करते मैंने लगभग कितने रख दिए सर, 10 सिलेंडर रख दिए। कितने सिलेंडर है, 10 सिलेंडर अपने यहां पर, बात पहले पढ़ के। तो सर यहां पर अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो सर इसका वेट कितना निकला मुझे, सर यहां पर ये मुझे निकला 10 सिलेंडर, इसका वेट रहा कितना रहा, 10 सिलेंडर। किसी में बी ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर रहा तो बी ऑब्जेक्ट का मुझे पास निकल रहा है 20 सिलेंडर। हाँ, 20 सिलेंडर के बाद अगर मान लो कि मैं किसी एक का कैलकुलेट कर रहा हूं, चलो हाथी का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हाथी का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हाथी का वेट कैलकुलेट करें तो जनरली ये कितने फॉर्म में आ रहा सर, अपने पास 100 सिलेंडर को रखने के बाद इसका वेट आ रहा है कितने, 100 सिलेंडर के बाद। बोलो बात पहले पढ़िए। अच्छा, अब देखो जरा कि ये सर ये बार बार सिलेंडर रखना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने मान लिया कि सर ये जो एक सिलेंडर जो है मेरे पास ये कितने का है, 1 किलोग्राम का है। कितने का है, 1 किलोग्राम का है। तो बताओ ये जो बॉक्स रखा है ये मेरे पास 10 सिलेंडर का था, तो मैं क्या कहूंगा ये मेरे पास कितना है, 10 केजी का है। बोलो बात सब आगे। अच्छा, बी ऑब्जेक्ट जो मैंने लिया था ये 20 सिलेंडर का था, तो बताओ इसका वेट कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम रहेगा, है ना। अच्छा, हाथी का वेट हमारे पास 100 सिलेंडर था, तो ये हमारे पास कितना रहेगा, 100 किलोग्राम रहेगा। कहने का तात्पर्य ये रहा बेटा कि जो हमारे पास कुछ भी यूनिट हमारे पास नहीं थी जनरल, तो किलोग्राम कुछ इस प्रकार से आया था। ये आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे से सीखा होगा, है ना। मैं जितना बता रहा हूं उससे भी अच्छे आपने फिजिक्स से सीखा होगा कि सर यूनिट कैसे आई थी, है ना। कोई भी यूनिट एक किलोग्राम से, वॉल्यूम से, इन यूनिट को कैसे लिया गया था, सबसे पहले कैसे लिया गया था। हाँ, हमें क्या पता कि सर इसके अंदर ये इतना होता है ना। तो सर यहाँ पर इस सिलेंडर को ही माना गया था 1 किलोग्राम, है ना। आई थिंक ये इरिडियम कुछ ऐसा बना हुआ है ना मेटल का, यूएस के अंदर कहीं ना कहीं रखा हुआ, जहां पर सबसे पहले इसका यूज किया गया था 1 किलोग्राम के बराबर। आज अपने पास जितने भी आते हैं ना, आपको लोहे के देखते हो वेट, है ना, लोहे के जितने भी वेट होते हैं वो एक्चुअल में इस सिलेंडर के वेट के इक्विवेलेंट ही होते हैं, है ना। और उसी को माना गया, फिर आगे जाकर जैसे डिवाइडेशन हुआ था, है ना, उन वेट को और उन यूनिट्स को लगातार डिवाइडेड करके लिया गया था कि हाँ भाई 1 किलोग्राम में इतने होंगे, है ना, एक वॉल्यूम के अंदर इतने होंगे। तो सर जनरली ये वॉल्यूम्स, मीटर, है ना, लेंथ का, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं से आया है और सबसे पहले यूज किया गया। इन सब के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में अच्छे से सीखा होगा। मेरा तो काम बस इतना था कि सर आपको किसके बारे में बताता ना, केजी के बारे में, ठीक है। चलिए, मैं इसी को ढाल बना रहा हूं, इसी को बेस बना रहा हूं और मैं जंप करूंगा एटम के मास के ऊपर। किसके ऊपर, एटम के मास के ऊपर। देखिए एटम के मास के ऊपर देखिए तो जनरली हमारे पास एक टर्म है सर, एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास। ध्यान दें कि सर जब उस जमाने में हमारे पास किलोग्राम को, मतलब यहाँ पर इसको, इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ नहीं था, तो एटम के लिए हमारे पास क्या होगा। मैं आपको लेके चल रहा हूं 19वीं दशक के तरफ, है ना, उतना दूर लेके चल रहा हूं, उस जमाने की बात कर रहा हूं जहां पर एटम को कैलकुलेट करने के लिए किसी प्रकार का साधन नहीं था, किसी प्रकार का डिवाइस नहीं था। आज के जमाने में तो है ना, मैं वो भी बताऊंगा कि आज के जमाने में कौन सा हमारे पास, तो आज के जमाने में तो है बेटा, लेकिन
पहले के ज़माने में किसी प्रकार का डिवाइस मौजूद नहीं था। अगर पहले के ज़माने में डिवाइस मौजूद नहीं था तो क्या क्या गया था। हाँ, अब देखो मैं एक और चीज़ बता दूँ, लगभग 99% जनता को ये नहीं पता होता कि सर एटॉमिक मास क्या होता है। समझ लो ना क्या कह रहा हूँ, लगभग 99% जनता को ये नहीं पता होता है कि सर एटॉमिक मास क्या होता है। हाँ, आप उन 99% जनता में नहीं आओगे, आप आओगे 1% के अंदर कि सर एटॉमिक मास क्या होता है। तो सर एटॉमिक मास को जब डिफाइन किया गया तो बोला गया कि सर ये 1/12 मल्टीप्लाई है ना किसका सर, मास ऑफ C12 मास ऑफ 1 C12 एटम, ये लिया गया। कुल मिला के बात की जाए तो सर हमारे पास एक क्या किया गया था, एक रेफरेंस या एक स्टैंडर्ड एटम माना गया और उस स्टैंडर्ड एटम को क्या कर दिया, उसके 12 से डिवाइड कर दिया। और स्टैंडर्ड एटम किसको माना गया, कार्बन को माना गया, है ना। और कार्बन को मानने के बाद उसे किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। और यही हमारे पास क्या था, एटॉमिक मास था, बराबर। अब जमाना आया, अब जैसे ही बात की सर आप निकालो किसका, सर बोल दिया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोला गया तो 1 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1C12 एटम, ये इतना बोला गया। दूसरी बात, अब अगर कह दिया जाए कि सर ऑक्सीजन का कितना है, तो आप ऑक्सीजन का कितना बोलोगे, सर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1C12 एटम, है ना। अगर इसी प्रकार से नाइट्रोजन के लिए बोला जाए तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। अब जनरली किसी ना किसी के बच्चे में तो ये आ रहा होगा सर ये 16 और 14 कहां से आया, अरे बालक है इतना तो आ ही रहा होगा। ये एक्चुअल में मास है ना, एटॉमिक मास ऐसा माना जाता है कि सर ये हमारे पास जनरली ये तो पीछे वाली तो यूनिट माना गया, है ना। अभी मैं बताऊंगा, जस्ट आप धैर्य रखिए, आप इसको भी सीख जाओगे, है ना, कि सर ये 16 14 ये कहां से आया, धैर्य बना के रखो। और जिनको पता है वो तो बहुत बढ़िया भाई, है ना। वैसे उसी प्रकार से सोडियम का भी निकाला गया, तो सोडियम का कितना आया भाई 23। अब कुछ याद आ रहा है, 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1C12 एटम, इतना माना गया। तो सर ना अब ये बार बार हमें ये मास ऑफ 1C12 एटम लिखना अच्छा नहीं लगा, है ना भाई। सीधी बात है, आपको कैसे, आप तो बहुत मॉडर्न इंसान है ना भाई। सीधी बात है, आप मान लो सपोज करो कि आप घर के अंदर गए, बाहर खेल कूद कर आए आराम से, और अंदर गए और आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो आइस का टुकड़ा चाहिए, है ना, आइस चाहिए, है ना। कुछ बना रहे होंगे शिकंजी वगैरह, जूस वगैरह जो भी बना रहे हो, तो आप जैसे ही फ्रिज का ढक्कन खोला, फ्रिज का ढक्कन खोलने के बाद आपने आइस ट्रे बाहर निकाली, और आइस ट्रे निकालने के बाद आपने क्या कर दिया, 2-3 क्या ले लिए, आइस के टुकड़े लिए। आइस के टुकड़े लिए तो एक आइस का टुकड़ा आपके हाथ से निकल गया, मतलब नीचे गिर गया। क्या आप उठाओगे, नहीं, ये गलत बात, आप उन्हें नहीं उठाओगे। आप क्या करोगे, आप एक लात मारी फ्रिज के नीचे, ढक्कन दिया, अपना काम हो गया, बराबर। मतलब आप निकले आलसी इंसान, है ना भाई। आप आलसी मतलब मॉडर्न रहे, है ना, आलसी मतलब मॉडर्न रहा। तो सर आप मॉडर्न, मैं मॉडर्न, है ना। अब मैं भी बुढ़ा थोड़ी हूं भाई, है बुजुर्ग नहीं हूं यार, इतना मत सोचो, ठीक है। तो सर आप भी मॉडर्न, मैं भी मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न के हिसाब से अपन क्या कर लेते जनरल कि सर ये जो हमारे पास जो पीछे लिखा हुआ है 1/12 मास और 1C12 एटम, इसको जरा कर क्या कर दिया गया सर, इसको कर दिया कन्वर्ट किसके अंदर, इसको बोल दिया सर ये हमारे पास क्या है, सर ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है। ये क्या हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है। इन जनरल इसको प्यार से हम बोलेंगे सर ये हमारे पास क्या है, एमयू। याद करो, आपने एमयू के बारे में भी छोटी क्लास के अंदर कहीं ना कहीं तो इसको सुना ही होगा, है ना। नहीं सुना तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि सर इसको प्यार से क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन शॉर्ट में प्यार से क्या बोलेंगे, एएमयू है ना। तो सर अपन मॉडर्न है ना, मैं तो आपसे भी ज्यादा आलसी हूं, तो जनरली में क्या कर दिया सर, एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू के टर्म में लिख दिया, है ना भाई। तो मॉडर्न के हिसाब से अपन बात करें तो सर अब अगर कहा जाए कि सर एटॉमिक मास, है ना, डायरेक्ट पहले यहां लिख लेते हैं, चलो
एटॉमिक मास यूनिट जो है, जिसको आप लोगों ने प्यार से एमयू नाम दिया था, वो किसके बराबर होगा सर? 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1C12 एटम, यह सर इसके बराबर होगा। बोलो बात समझ आ गई। अब अगर कहे कि सर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वो कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास 1 AMU होगा। कितना होगा? 1 AMU। अगर कहे कि सर हमारे पास सर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अब कितना होगा? 16 AMU होगा। अब अगर कहे सर नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 AMU होगा। और अगर कहा दिया जाए किसके लिए सर, अगर बोल दिया जाए सोडियम के लिए, तो बताओ अब कितना हो जाएगा? 23 AMU होगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो सर जनरली इन जनरल कहा जाए कि जो पीछे की यूनिट है उसको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है बालक। तो सर हमने आज सीखा है किसके बारे में? एटॉमिक मास यूनिट में। ध्यान दें, ये जो एटॉमिक मास यूनिट हमने लिखा है, ये एटॉमिक मास जो लिखा है, ये हमने एक किसी ने किसी को ढाल बनाया, बेस बनाया। किसको लिए सर? हमने एक रेफरेंस लिया था। किसका रेफरेंस? C12 कार्बन एटम का। तो इन जनरल इसको अपन एटॉमिक मास के साथ एक और नाम दे सकते हैं, क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। ये भी कहा जा सकता है, ये भी गड़बड़ नहीं होगा। बोलो बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों के? मैं क्या कह रहा हूं बालक? हैं जी। चलिए सर, ये मैंने आपको इतना करवाया है, आप जल्दी से छापो, फिर अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इतना तो आप लोगों ने कर लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सर अब इसकी ना आपको एक डेफिनेशन लिखनी है। मेरे पास तो जगह नहीं है ना। आप लोग कह सकते हो क्या सर कि एटॉमिक मास और रिलेटिव मास की डेफिनेशन क्या है? तो क्या कह सकते हैं? एटॉमिक मास इज अ नंबर, एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells how many heavier to 1 upon mass of 1C12 कार्बन। ठीक है सर, ये आपकी क्या होगी? इन जनरल डेफिनेशन। ठीक है ना बालक? तो जनरली मैंने आपको आज सिखाया है सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में। मैं नेक्स्ट क्लास आपको डिस्कस करने वाला हूं कि सर इनको अब और कैसे कैलकुलेट करेंगे। एएमयू को इन जनरल हमें कैलकुलेट करना किसके लिए सर? इस मतलब जो हमारे पास डिवाइस आया, वो डिवाइस का आज नाम बताऊंगा नहीं मैं आपको, ये सस्पेंस रहा आपके लिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा और पूरा कंप्लीट करूंगा एक डिवाइस को लेकर कि सर एएमयू को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ना। ये तो एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है हमारे पास, है ना। ये तो हमारे पास उस जमाने की बात है जब हमारे पास क्या नहीं थे सर? हाँ, डिवाइस मौजूद नहीं था। आज के जमाने डिवाइस मौजूद है तो सर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए अपन इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।